हेलो दोस्तों, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है मेरिट्स ऑफ द गोल्ड स्टैंडर्ड। दोस्तों, गोल्ड स्टैंडर्ड बहुत लंबे समय तक प्रिवेल किया, तो कुछ ना कुछ इसके मेरिट्स रहे होंगे जिस वजह से ये लंबे समय तक चला। जैसे बार्टर एक्सचेंज आज भी दुनिया की बहुत जगह पे प्रिवेल करता है, क्योंकि इसके बहुत सारे एडवांटेजेस भी हैं। इसके ऊपर भी हमने एक वीडियो बना रखा है, एडवांटेजेस ऑफ बार्टर एक्सचेंज। वैसे ही गोल्ड स्टैंडर्ड के भी बहुत सारे मेरिट्स होते हैं, तो आइए इन मेरिट्स को हम समझते हैं कि ऐसे कौन-कौन से मेरिट्स थे जिस वजह से गोल्ड स्टैंडर्ड लंबे समय तक चला। सबसे पहला पॉइंट है इंस्पायर्ड पब्लिक कॉन्फिडेंस। तो गोल्ड स्टैंडर्ड में क्या था कि लोगों का बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस था, क्योंकि जो डोमेस्टिक करेंसी थी, मतलब हर एक देश की खुद की करेंसी जो थी, वो गोल्ड से या तो डायरेक्टली लिंक थी या तो इनडायरेक्टली लिंक्ड थी। और लोगों को ये जानकारी थी कि गोल्ड एक ऐसा मेटल है या मटेरियल है, वैसे मेटल ही था, जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है। दुनिया भर में इसकी एक्सेप्टेंस है एज अ मीडियम ऑफ पेमेंट। आज के डेट में भी ये एज अ मीडियम ऑफ पेमेंट इंटरनेशनल लेवल पे एक्सेप्ट किया जाता है, क्योंकि इसकी एक स्टैंडर्ड वैल्यू है और स्टोर ऑफ वैल्यू भी है। इसकी वैल्यू है और स्टोर ऑफ वैल्यू भी है। इसको स्टोर करके रखिएगा तो इसकी वैल्यू खत्म नहीं होगी। आगे कहा जा रहा है कि दे हैड फुल कॉन्फिडेंस इन द पेपर करेंसी विच वाज कन्वर्टेबल इनटू गोल्ड बुलियन एंड कॉइन्स और सिक्योरिटीज। तो यहाँ पे आगे ये बात बोली जा रही है कि इनका पूरा कॉन्फिडेंस इस वजह से था कि जो डोमेस्टिक करेंसी थी, जो पेपर करेंसी थी, उसको सरकार ने बोल रखा था कि आप उसे कभी भी गोल्ड बुलियन या मतलब गोल्ड के बार्स में या तो कॉइन्स में या सिक्योरिटीज में आप इजीली कन्वर्ट करवा सकते हैं। ठीक है। दूसरा पॉइंट है नो आउटसाइड इंटरफेरेंस। इन्होंने बोला जो इंटरनेशनल गोल्ड स्टैंडर्ड था उसका अगला मेरिट ये भी था कि इसकी जो वर्किंग थी वो बिना किसी इंटरफेरेंस के हो जाती थी। मतलब किसी कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन अथॉरिटी जैसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो गया, इसका कोई हस्तक्षेप नहीं था, इसमें इंटरफेरेंस नहीं था, या किसी दूसरी देश की मतलब मॉनेटरी स्टैंडर्ड या कोई मॉनेटरी ऑर्गेनाइजेशन का या करेंसी का कोई मतलब एज सच कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला था। तो कोई इंटरफेरेंस नहीं था। हर देश का खुद का मॉनेटरी स्टैंडर्ड था और वो इंडिपेंडेंटली काम कर रहे थे। ठीक है, ये भी एक मेरिट। तीसरा मेरिट है ऑटोमेटिक ऑपरेशन। इन्होंने बोला कि जो गोल्ड स्टैंडर्ड था वो स्मूथली काम करता था, और जो काम किया जाता था वो था द रूल्स ऑफ द गेम। इसमें इन्होंने बोला कि ये बहुत ही इजी था, ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं था। देश के लोग इसे बड़ी आसानी से समझ जाते थे, इजी टू अंडरस्टैंड था, इजी टू फॉलो था। तो जो गोल्ड स्टैंडर्ड था वो बहुत सिंपल था, ऑटोमेटिक सिस्टम था, और लोग इसे बहुत आसानी से पूरी दुनिया भर में फॉलो करते थे। अगला पॉइंट है स्टेबल एक्सचेंज रेट। अब एक्सचेंज रेट तो आप समझते हैं कि एक देश की करेंसी देकर के दूसरे देश की करेंसी लेने में जो रेट तय होता है, जैसे $1 इज इक्वल टू ₹80, 80 रुपए के बराबर है। तो 80 रुपए देकर के $1 जो मिल रहा है, तो दिस इज एक्सचेंज रेट, और ये स्टेबल होना जरूरी है। इन्होंने बोला अगला जो मेरिट था गोल्ड स्टैंडर्ड का वो ये था कि उन्होंने स्टेबल एक्सचेंज रेट को मेंटेन किया बिटवीन कंट्रीज, और जो एक्सचेंज रेट था हर देश का वो फिक्स किया गया मिंट पार वैल्यू, या हम कह सकते हैं गोल्ड वैल्यू ऑफ इट्स करेंसी। ठीक है। तो जो एक्सचेंज रेट था वो गोल्ड वैल्यू के ऊपर तय किया जाता था कि 1 ग्राम गोल्ड या 1 आउंस ऑफ गोल्ड देकर के आपके देश की कितनी करेंसी मिलेगी, या मिंट पार वैल्यू। मिंट का मतलब अब आप सभी जानते हैं कि मिंट वो जगह होती थी जहां मिंटिंग होता था, और मिंटिंग का मतलब गोल्ड के जो बार्स होते थे उसे पिघला करके कॉइन्स में कन्वर्ट किया जाता था। तो वहीं पे मिंट पार वैल्यू की भाई 1 ग्राम या 1 कॉइन देकर के कितना रुपीस मिलेगा आपके देश का करेंसी, इस बेसिस के ऊपर एक्सचेंज रेट तय किया जाता था, और वो लंबे समय तक स्टेबल होता था। अगला पॉइंट है स्टेबल इंटरनल प्राइसेस। इन्होंने कहा जो गोल्ड स्टैंडर्ड था वो रिलेटिवली स्टेबिलिटी लाता था इंटरनल प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। किसी भी एक देश के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज की जो प्राइसेस होती थी वो स्टेबल रहती थी। देखिए, आप कोई भी सामान आप खरीदते हो तो आपको या तो रॉ मटेरियल इंपोर्ट कराना होता है या तो वो गुड्स ही इंपोर्ट कराना होता है। ठीक है। सर्विसेज भी इसी के अंदर इंक्लूड हो जाते हैं। तो अगर गुड्स महंगे हो जाएंगे, वेजेस महंगे हो जाएंगे, लेबर, हर एक चीज महंगा अगर हो जाएगा, तो आप किसी भी गुड्स या सर्विसेज की इंटरनल प्राइसेस को आप स्टेबल नहीं रख पाओगे। जिसमें एक बहुत बड़ा रीजन ये था प्राइसेस का फ्लक्चुएट करना, एक्सचेंज रेट का फ्लक्चुएट करना। तो यहाँ गोल्ड स्टैंडर्ड ने क्या किया था कि रिलेटिवली बाकी चीजों के कंपैरिजन में उन्होंने जो इंटरनल प्राइसेस होती थी उसको स्टेबल रखा लंबे समय तक। अब इन्होंने जो तरीका बताया वो ये है कि जब गोल्ड, अच्छा उस जमाने में क्या था कि गोल्ड का इनफ्लो और आउटफ्लो
अनरेस्ट्रिक्टेड था, जितना मर्जी उतना आप इनफ्लो कर लो, जितना मर्जी उतना आप आउटफ्लो कर लो। तो जब ज्यादा गोल्ड इनफ्लो हो जाता था तो हर एक चीज के प्राइसेस बढ़ जाते थे, ठीक है। और जब गोल्ड कम हो जाता था, आउटफ्लो बढ़ जाता था गोल्ड का, जब इनफ्लो बढ़ता था, आपके देश में गोल्ड आते थे तो प्राइसेस बढ़ जाते थे, और जब आपके देश से बाहर चले जाते थे तो हर एक चीजों की प्राइसेस कम हो जाते थे, ठीक है। आगे इन्होंने बोला व्हेन द प्राइसेस रोज एक्सपोर्ट्स डिमिनिशेस डिमिनिश्ड एंड इंपोर्ट इंक्रीज्ड। तो जब प्राइसेस बढ़ते थे तो जो एक्सपोर्ट होता था वो कम हो जाता था, डिमिनिश हो जाता था, बहुत कम फॉल करने लग जाता था, ठीक है। और इंपोर्ट बढ़ जाता था। दूसरे तरफ इन्होंने बोला कि जब प्राइसेस फॉल करती थी इससे एक्सपोर्ट बढ़ जाता था और इंपोर्ट डिक्लाइन करता था, ठीक है। जाहिर सी बात है, किसी भी गुड्स या सर्विसेज का आप प्राइस कम कर दोगे तो एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगे, फॉरेनर्स को बहुत सस्ते में वो सारी चीजें बहुत सस्ते में मिल जाएगी तो बहुत ज्यादा वो खरीदने लगेंगे, तो वो इंपोर्ट कराएंगे, आप एक्सपोर्ट करना शुरू कर दोगे, तो एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगे जब चीजों की कीमतें कम हो जाएंगी। लेकिन जब चीजों की कीमतें बढ़ जाएंगी तो क्या हो जाएगा, तो एक्सपोर्ट महंगा पड़ने लगेगा तो लोग फिर एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, ठीक है, दूसरा देश खरीदेगा नहीं। आगे इन्होंने बोला कि इसकी अपोजिट टेंडेंसी भी है कि जब गोल्ड का आउटफ्लो होगा तो जो फॉर्मर केस है, इन्होंने बोला द ऑपोजिट, मतलब ऊपर ही की बात इन्होंने वाइस वर्सा बोली है कि दीज ऑपोजिट टेंडेंसी स्टार्टेड गोल्ड आउटफ्लो इन द फॉर्मर केस एंड गोल्ड इनफ्लो इन द लैटर केस, ठीक है। अल्टीमेटली जो प्राइस स्टेबिलिटी है वो मेंटेन होगी ट्रेडिंग कंट्रीज में, जो देश ट्रेड कर रहे हैं वहां पे प्राइसेस जो है, प्राइस की जो स्टेबिलिटी है वो पूरी तरीके से मेंटेन होगी। अब यहाँ पे इन्होंने दो केसेस की बात की है, एक लैटर केस की बात की है और एक फॉर्मर केस की बात की है। तो फॉर्मर केस में क्या बोला था इन्होंने कि जब गोल्ड का इनफ्लो होगा तो प्राइसेस बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये फॉर्मर केस ही हो गया। और लैटर केस क्या हो गया कि जब प्राइसेस फॉल करेगी एक्सपोर्ट एक्सपैंड करेगा और डिक्लाइन हो जाएगा इंपोर्ट, ठीक है। ये दो कंडीशन। अगला पॉइंट है चेक ऑन इन्फ्लेशन। इन्होंने कहा कि जो गोल्ड स्टैंडर्ड था वहां पे क्या था कि किसी भी एक देश की जो करेंसी थी वो डायरेक्टली लिंक्ड थी गोल्ड से और उसे आप कन्वर्ट करवा सकते थे गोल्ड में, ठीक है। जैसे किसी भी देश में पेपर करेंसी चल रहा है तो डायरेक्टली गोल्ड से लिंक थी और आप उसे कन्वर्ट भी करवा सकते थे पेपर करेंसी को गोल्ड में, ठीक है। और ये अज्यूम करते हैं कि जो करेंसी थी उसे बैक किया गया था अच्छी क्वांटिटी ऑफ गोल्ड, ठीक है। और इसकी एक लिमिट थी जो अथॉरिटीज सेट करती थी और उसी के बेसिस के ऊपर करेंसी को इशू करती थी, ठीक है। फॉर एवरी इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ करेंसी गोल्ड रिजर्व्स वाज वर आल्सो रिक्वायर्ड टू बी इंक्रीज्ड इन द गिवन एक्सटेंट। तो इन्होंने बोला कि अगर सरकार मान लीजिए 10% करेंसी बढ़ाती थी, उस जितनी भी करेंसी इशू किया है उसका 10% अगर वो बढ़ाती थी तो गोल्ड रिजर्व का भी वो 2% बढ़ाती थी, तो कुछ गोल्ड रिजर्व का परसेंटेज बढ़ता था। उसी बेसिस के ऊपर प्रोपोर्शनेटली हम कह सकते हैं कि आपकी करेंसी भी ऑटोमेटिकली बढ़ती थी, ठीक है, उसकी भी सप्लाई बढ़ती थी। आगे इन्होंने बोला देयर वाज दस एन ऑटोमेटिक चेक ऑन द इशूइंग ऑफ करेंसी बाय अ कंट्री। देयर वाज आल्सो नो फियर ऑफ इन्फ्लेशन, कोई इन्फ्लेशन नहीं था क्योंकि जो पेपर करेंसी थी कुड नॉट इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ मनी इन अनलिमिटेड क्वांटिटी। जो पेपर करेंसी है, सॉरी यहाँ कंट्री टाइप हो गया, जो पेपर करेंसी था वो ऑटोमेटिकली नहीं बढ़ जाता था क्योंकि उसको बढ़ाने के पीछे आपको थोड़ा बहुत गोल्ड का रिजर्व बढ़ाना पड़ता था। तो यहाँ पे क्या था कि ज्यादा इन्फ्लेशन का डर भी नहीं था क्योंकि गोल्ड बहुत लिमिटेड क्वांटिटी था और उसकी भी रिजर्व को बढ़ाने के लिए भी आपको लिमिटेड ही क्वांटिटी मिलता, तो लिमिटेड ही करेंसी आप इशू कर पाते पेपर करेंसी, ठीक है। एज अगेंस्ट दिस जो प्रेजेंट सिस्टम है मैनेज किया जाता है पेपर स्टैंडर्ड का, वहां पे इन्होंने बोला कि गोल्ड की बैकिंग फिक्स की जाती है और जहां पे जो अथॉरिटीज हैं वो पेपर करेंसी अनलिमिटेड क्वांटिटीज का इशू करती है जिस वजह से इन्फ्लेशन आता है। मैं आज की बात बता दूं, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है इसके पास मिनिमम रिजर्व है, ठीक है, मिनिमम बैलेंस रिजर्व है, ये है 200 करोड़ का, जिसमें 115 करोड़ का गोल्ड रिजर्व है और 85 करोड़ रुपीस का आपका क्या है, फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व। ये तो इतना मेंटेन करना ही है, तो 115 करोड़ जो है वो फिक्स्ड बैकिंग है गोल्ड की हमारे अथॉरिटीज के पास, ठीक है। अब इसके ऊपर वो अनलिमिटेड करेंसी इशू कर देते हैं जिस वजह से क्या आ जाता है, इन्फ्लेशन आ जाता है। अच्छा एक और चीज, इन्फ्लेशन तो आता आता है लेकिन पैसे की सप्लाई जब बढ़ती है ना तो वहां पे ग्रोथ होता है और ग्रोथ GROWTH ग्रोथ के लिए पेपर की करेंसी की सप्लाई बढ़ानी बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ हमें मालूम है चीजें बहुत महंगी हो रही है, अमीर और अमीर हो रहे हैं, गरीब और गरीब हो रहे हैं, लेकिन मजबूरी है, ये काम करना पड़ेगा तभी तो देश तरक्की करेगा। आपको ब्रिजेस बनाने हैं, आपको बहुत चीजें करनी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना है, पैसा लगेगा
तो सरकार पैसा इशू करेगी, लोन बांटेगी, इकोनॉमी में पैसे की सप्लाई बढ़ेगी, और जब पैसे की सप्लाई बढ़ जाएगी तो पैसे की वैल्यू कम होगी, चीजों की कीमतें बढ़ जाएंगी। टमाटर 200 रुपए किलो मिल रहा है, उसका रीजन अलग है, लेकिन चीजें बहुत महंगी हो जाएंगी, इन्फ्लेशन आ जाएगा, ठीक है। लास्ट में कह रहे हैं कि एक्सपेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, इन्होंने बोला कि जो गोल्ड स्टैंडर्ड है वो इंटरनेशनल ट्रेड करने में भी मदद करता था, और ये पॉसिबल इस वजह से हुआ था क्योंकि स्टेबल एक्सचेंज रेट लंबे समय तक मेंटेन होता था, और क्योंकि जो देशों के बीच में ट्रेडिंग होती थी वो जो गोल्ड का वैल्यू है उनके यहाँ भी स्टेबल रहता था। दिस लेड टू द एक्सपेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड कैपिटल मूवमेंट्स। कैपिटल जानते हैं ना, द सम ऑफ मनी which is initially invested in business is called capital। हिंदी में हम पूंजी कहते हैं, साधारण भाषा में वो पैसा, ढेर सारा पैसा, वो सम ऑफ मनी जिसे हम एक साथ बिजनेस में लगाते हैं, एक जगह इकट्ठा करके रखते हैं और उसका यूटिलाइजेशन करते हैं, वो कैपिटल होता है, ठीक है। एक्यूमुलेशन ऑफ फंड, इकट्ठा करते रहिए तो कैपिटल बन जाता है। दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहा होगा। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। कुछ सीखने को मिला, लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, शबा खैर।